हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक था। वो कलर्स टीवी को बहुत पसंद करती थी। एक दिन स्वाति अपनी दोस्त लक्ष्मी के किसी काम से घर जाती है। लक्ष्मी अपने फोन में देखकर हंसी रही थी। उसको हंसता देख स्वाति बोलती है, तू फोन में क्या देखकर इतना हंस रही है? अरे स्वाति आजा, मैं तो बस जियो सिनेमा पर नाटक देख रही थी। जियो सिनेमा? आखिर ये क्या है? कोई नया ऐप आया है क्या, या फिर कोई नेटफ्लिक्स की तरह है जिस पर बहुत सारे आते हैं? अरे नहीं, जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स से बिल्कुल अलग है। ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। जियो सिनेमा अलग तरह से काम करता है। ये बिल्कुल फ्री सेवा देता है। पर इसको हम यूज कैसे करेंगे, मुझे भी बताना। मैं रोज रोज एक ही चैनल देखकर बोर हो गई हूँ। स्वाति के कहने पर लक्ष्मी स्वाति को जियो सिनेमा के बारे में बताती है। फिर दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और फिर स्वाति अपने घर पर आकर अपने फोन में जियो सिनेमा डाउनलोड करती है और उस पर अपने पसंद के नाटक देखने लगती है। वक्त ऐसे ही निकलता रहता है और स्वाति को जियो सिनेमा देखने का शौक सबसे ज्यादा हो चुका था। ऐसे ही एक दिन स्वाति खाना खाते हुए जियो सिनेमा पर कुछ देख रही थी। तभी स्वाति की माँ सरला आती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, आजकल क्या तू फोन में घुसी रहती है? कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? माँ, फोन में कुछ काम की ही चीज देखती हूँ। मतलब कि जियो सिनेमा बहुत ही अच्छा ऐप है। जब मन हो तब देख लो और बिल्कुल फ्री है। अच्छा, तो जियो सिनेमा पर नागिन भी आता है? नागिन के अलावा भी और भी सीरियल आते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ये तो अच्छा है। चल ले मेरा फोन और इसमें भी डाउनलोड कर, वरना तेरे फोन को आग लगा दूंगी। हाँ, लाओ दो। स्वाति सरला से फोन लेती है और जियो सिनेमा डाउनलोड कर देती है और अब वो दोनों माँ बेटी को जियो सिनेमा का भूत चढ़ जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहता है और अब स्वाति के लिए शादी का रिश्ता आता है और कुछ दिनों बाद स्वाति को देखने के लिए लक्ष्य और उसकी माँ कविता आती है। सब थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर सरला स्वाति को लेकर आती है। स्वाति की सुंदरता से लक्ष्य मोहित हो जाता है और कविता को भी स्वाति पसंद आ जाती है कि तभी कविता स्वाति से कहती है, बेटा देखो, हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे, हमेशा सबको संभाल के रखे एक साथ। आप ऐसा कर लोगी ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। लेकिन मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? क्या आपके घर में जियो सिनेमा है? क्योंकि उस पर बहुत अच्छे नाटक आते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए घर में जियो सिनेमा का प्रीमियर ले लेंगे। फिर तो ठीक है, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। स्वाति और लक्ष्य का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। स्वाति अपने ससुराल आती है और कुछ दिनों में ही अपने घर का सारा काम संभाल लेती है और अपना काम खत्म करके जियो सिनेमा देखने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन स्वाति अपने घर का काम खत्म करके फोन चला रही होती है कि तभी लक्ष्मी का कॉल आता है और स्वाति लक्ष्मी से कॉल पर बोलती है, हेलो लक्ष्मी, कैसी है तू? आज मुझे कॉल कैसे कर लिया? बस आज तेरी याद आ गई। तू तो कॉल ही नहीं करती, सोचा मैं ही तुझे कॉल कर लूं। खैर ये सब छोड़, तुझे पता है जियो सिनेमा पर ना बिग बॉस आने वाला है। बिग बॉस ही तो आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इस बार बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार आ रहा है, मजा आएगा, देखिए जरूर। पुनीत सुपरस्टार वही है ना जो इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर है? चल देखते हैं यहाँ आकर क्या करता है वो। लक्ष्मी और स्वाति कुछ देर तक फोन पे बातें करते हैं और कुछ देर बाद बात करने के बाद स्वाति अपने घर के बचे काम करने चली जाती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और जियो सिनेमा पर बिग बॉस आता है और स्वाति अपना सारा काम खत्म करके बिग बॉस देखने लग जाती है। बिग बॉस के कुछ एपिसोड वो देख लेती है और स्वाति के जियो सिनेमा का प्लान खत्म हो जाता है और फिर शाम को लक्ष्य और कविता को खाना देती है और लक्ष्य से बोलती है, सुनिए जी, मेरी टीवी में जियो सिनेमा का रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो आप टीवी में रिचार्ज करवा दीजिए। पर बहू, टीवी में रिचार्ज क्यों करवाना, जबकि तेरे फोन में जियो सिनेमा है, उसमें देख ले। हाँ स्वाति, माँ सही कह रही है। जब तुम्हारे फोन में जियो सिनेमा है तो फालतू में रिचार्ज क्यों करवाना, इससे तो पैसे ही खत्म होंगे ना। टीवी पर बिग बॉस आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि मैं बस टीवी पर बिग बॉस देखूं, तो प्लीज करवा दो रिचार्ज। ठीक है, करवा दूंगा कुछ दिनों के बाद, तब तक अपने फोन में ही देखो। स्वाति भी उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाती है और सब सोने चले जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ स्वाति का जियो सिनेमा के लिए प्यार बढ़ता ही जाता है।
और फिर बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार की एंट्री होती है और अब वो सारा काम खत्म करके जल्दी से बिग बॉस देखने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन स्वाति बिग बॉस देख ही रही होती है कि तभी कविता आती है और स्वाति से बोलती है, ऐसा क्या है इस जियो सिनेमा में जो तू अपना सारा काम खत्म करके बस इसको ही देखने में बैठ जाती है? माँ जी, जियो सिनेमा में कुछ नहीं है, बस जियो सिनेमा में आने वाले नाटक बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जैसे कि अभी बिग बॉस आया है। बिग बॉस वही ना जिसमें लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और पुनीत तो वही है जो इंस्टाग्राम पर लोगों को रोस्ट करता रहता है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, ये वही है। अभी ये बिग बॉस में आया है तो इसकी फैन हो गई हूँ मैं। स्वाति कविता को बिग बॉस के बारे में सब कुछ बताने लगती है और धीरे धीरे करके वो बिग बॉस देखने लग जाती है। और कुछ हफ्ते बाद पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाल दिया जाता है, जिससे कि जियो सिनेमा के ऐप की रेटिंग कम होने लगती है, जिससे कि सारे लोग जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर देते हैं और स्वाति भी जियो सिनेमा देखना बंद कर देती है। वक्त गुजरने लगता है। अब स्वाति की जगह कविता को जियो सिनेमा की आदत लग जाती है, लेकिन कविता को कलर्स के शो नागिन का भी बहुत शौक था। एक दिन कविता की पड़ोसन कविता से मिलने आती है और कहती है, कविता तुझे पता है नागिन को कलर्स पर बंद कर दिया गया है। क्या बात कर रही है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब नागिन को कैसे देखेंगे? अरे नागिन को कलर्स से हटाकर कोई OTT पर लगा दिया है। OTT? ये क्या होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कोई नया चैनल आया है क्या? अरे नहीं कविता, OTT जियो सिनेमा को कहते हैं, जिस पर आजकल बहुत सारे बच्चे बिग बॉस देखते हैं। अरे पागल औरत, वो बिग बॉस नहीं बल्कि बिग बॉस है। चल अच्छा है, मैं तो अपनी नागिन देख लूंगी। मेरी बहू के फोन में जियो सिनेमा है। कैसे? मुझे भी बताना, मैं अभी अपनी बहू को बोलूंगी कि मेरे फोन में भी OTT डाउनलोड कर दे। अच्छा चल मैं चलती हूँ, ये सब बाकी औरतों को भी बता दूँ। पड़ोसन इतना बोलकर कविता के घर से चली जाती है और मोहल्ले की बाकी औरतों के घर में सारी अपडेट दे देती है। और कुछ देर बाद फोन चलाने के बाद कविता स्वाति के पास जाती है और बोलती है, बहू तो वो दे दे अपना OTT। OTT क्या माँ जी, रोटी खानी है आपको? रुको मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। अरे रोटी नहीं चाहिए बेवकूफ, मुझे वो जियो सिनेमा का OTT चाहिए। मुझे दे, क्योंकि मुझे नागिन देखनी है, अपना फेवरेट सीरियल। वो भी कलर से हटाकर OTT पर आने लगा है। पर माँ जी वो तो मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है मतलब क्या? तू तो पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। अगर तू OTT नहीं देखती तो क्या देखती रहती है? पहले तो ये OTT और रोटी बोलना बंद करो। और ये मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बिग बॉस से पुनीत के जाते ही अनइंस्टॉल कर दिया था। जो मेरा फेवरेट था उसको निकाल दिया तो मैंने देखा ही नहीं। अगर तू OTT मेरा मतलब जियो सिनेमा नहीं देखती तो क्या देखती है? वो माँ जी अब मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, उस पर तो ऑसम सीरियल आते हैं। भले ही जियो सिनेमा से महंगा है पर बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने ये OTT का भूत उतार लो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो जियो सिनेमा ही देखूंगी। उस पर मेरा मनपसंद सीरियल आने लगा है, वो भी अच्छा वाला। कविता स्वाति की बात नहीं मानती और खुद से ही जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन ले लेती है और जियो सिनेमा पर नागिन देखने लगती है। और इस तरह से दिन भर जियो सिनेमा देखने वाली बहू नेटफ्लिक्स देखने लगती है और उनकी सास को जियो सिनेमा देखना पसंद आने लगता है। पूनम की एड़ी शुरू से ही काफी फटती थी। सर्दियों में तो पूनम की एड़ी का बुरा हाल हो जाता था। पूनम कुछ भी कर ले उसकी एड़ी ठीक ही नहीं होती थी। ऐसे ही शादी के बाद पूनम अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी, पर अब जब सर्दियों का मौसम आने लगता है तो उसकी एड़ियां भी फटने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम कहराते हुए सोफे पर आकर बैठ जाती है। तभी उसकी ननद निशा और सास सुधा पूनम को ऐसे कहराते हुए देखकर बोलती हैं, भाभी क्या हुआ आपके पैरों में? ऐसे कर्राह क्यों रही हो? चोट लग गई है क्या आपके पैरों में? बहू तुझे बोला था ना मैंने कि थोड़ा ध्यान से काम किया कर। अब देख चोट लग गई ना, दिखा कहाँ लग गई। मैं दवाई लगा देती हूँ, सर्दियों में वैसे भी छोटी सी चोट पे बहुत दर्द होता है। हाँ भाभी, माँ सही बोल रही है। दिखाओ कहाँ चोट लगी है आपको।
मुझे चोट कहीं भी नहीं लगी है, वो बस मेरी एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है। एड़ी में दर्द क्यों हो रहा है? दिखा तो जरा। माँ जी, वो सर्दियों में मेरी एड़ी बहुत ज्यादा फटती है, इसलिए ही दर्द हो रहा है। अरे भाभी, पहले आप अपनी एड़ी तो दिखाओ। पूनम अपनी एड़ियां दिखाती है और जैसे ही सुधा और निशा पूनम की एड़ियां देखते हैं तो सुधा कहती है, हाय हाय, ये क्या है? तेरी एड़ी इतनी ज्यादा फटती है, तो कुछ लगाती क्यों नहीं है अपने पैरों में? माँ जी, कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ भी लगा लूं, एड़ी का तो बुरा हाल हो ही जाता है। अब भी सर्दियाँ आ रही है ना, इसलिए यही होगा। क्या करूं माँ जी, ये तो हर बार का ही हो गया है मेरे साथ। कोई बात नहीं भाभी, आओ मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत तो आराम मिल ही जाएगा। हाँ, निशा सही बोल रही है। जा बेटा, और हाँ थोड़ा तू काम संभाल लियो, पूनम पर ही सारा काम आ जाता है। बार बार पानी में जाना उसकी एड़ी के लिए ठीक नहीं है ना। माँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं ज्यादा पानी में काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत जल्द सर्दी लग जाती है। मैं भाभी के तेल लगा देती हूँ, जैसे ही भाभी थोड़ा ठीक महसूस करने लगेगी तो वो काम कर लेगी। क्यों भाभी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगी, आप दोनों चिंता मत करो। ठीक है बहू, तू बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो निशा को बता दियो, वो तेरी मदद कर देगी। ठीक है निशा, इतना तो कर सकती है ना, या अब भी कोई दिक्कत है? हाँ माँ, मैं भाभी की सारी मदद कर दूंगी, इसमें भी भला कोई बोलने वाली बात है। चलो भाभी। इतना बोलकर निशा वहाँ से पूनम को लेकर चली जाती है और उसके पैरों में तेल लगाती है, लेकिन पूनम के पैरों में उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूनम बिना चप्पल पहने ही बाहर मोहल्ले में जाकर औरतों के साथ बैठे बातें कर रही होती है और थोड़ी ही देर में जब अपने घर वापस आती है तो अपनी सास सुधा के साथ बैठती है तो सुधा उससे कहती है, बाहर कहाँ गई थी तू, और वो भी बिना चप्पलों के? माँ जी, मैं तो यहीं अपने मोहल्ले में खड़ी थी, बात कर रही थी, धूप भी अच्छी आ रही है ना बाहर। अरे धूप अच्छी हो रही है तो तू अपने पैरों को भूल जाएगी क्या? एड़ी जो फट रही है वो ठीक हुई? माँ जी, कहाँ ठीक हुई, तेल लगा लिया, क्रीम लगा ली, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। चलने में भी अब दर्द हो रहा है, क्या ही करूँ मैं अपनी क्रैक हील का। आप ही कोई नुस्खा बताओ ना माँ जी। मैं नुस्खा बता तो दूं, पर तेरे पैरों में कोई असर नहीं होने वाला है। क्यों माँ जी, मेरे पैर पर कोई नुस्खा क्यों नहीं असर करेगा? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? असर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तू देख रही है खुद को, नंगे पैर बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, तो यही होगा ना। अरे जब पता है तुझे कि तेरी एड़ी फट रही है तो क्यों बिना चप्पलों के जाती है तू? माँ जी, यहीं अपने घर के बाहर तक गई थी मैं, अब यहाँ भी क्या चप्पल पहन कर जाऊँ मैं? और नहीं तो क्या। अरे तेरी एड़ी इतनी फट रही है और तू बिना चप्पलों के जा रही है, ऐसा तो तेरी एड़ी जितनी ठीक भी हो रही होगी ना, वो भी नहीं होगी। माँ जी, मुझे बिना चप्पल के जितना अच्छा लगता है ना, उतना चप्पल पहनकर नहीं लगता। जब तुझे मेरी बात सुननी ही नहीं है तो तू पूछ क्यों रही है मुझसे? अरे जब तू अपनी एड़ी का ख्याल ही नहीं रखेगी तो यही होगा। क्रीम लगाकर चप्पल पहनकर रहेगी, गंदगी नहीं लगेगी, तब तो कुछ ठीक होगी ना। माँ जी, अब तो रहने ही दो, मुझे आदत भी हो गई है क्रैक हील की, अब तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। देखा, यही बोल रही थी मैं, तुझे करना अपने मन की ही है तो कर, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है। पूनम को अपनी फटी एड़ियों से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वो अपनी एड़ियों का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए उसकी एड़ियाँ बहुत ही ज्यादा फटती थी। वो अपनी सास की बात को भी मानने से इनकार कर दिया करती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद पूनम के पैर बहुत ही ज्यादा फटने लगते हैं और वो अपने कमरे में ही बेड पर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पूनम का पति केशव आता है और पूनम के पैरों को देखकर कहता है, क्या हो गया, आज तुम यहाँ वहाँ नहीं घूम रही हो, एक जगह ही बैठी हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है मेरी, लेकिन मेरी एड़ियाँ बहुत फट रही है और चल रही हूँ तो एड़ी में जलन भी हो रही है। माँ जी ने पहले ही बोला था कि मैं बिना चप्पल के घूमती हूँ, तभी ये हुआ है। हाँ तो माँ की बात पहले ही सुन लेती तो कम से कम ऐसे दर्द में तो नहीं रहती ना तुम। अब मुझे ताने देने की बजाय ये बताओ कि मैं क्या करूँ? जिस तरह तुम्हारी एड़ी हो रही है ना, अभी तो इसमें तुम्हें कोई क्रीम या लोशन की जरूरत नहीं, सीधा सीमेंट ही लगेगा, उसी से तुम्हारी एड़ियाँ भरेंगी। मैं बोल रहा हूँ। आप मजाक बना रहे हो मेरी एड़ियों का? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारा मजाक बना सकूं। मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ जो तुम ही पूछ रही थी। एक काम करो, किसी डॉक्टर को दिखाओ। क्या बताऊँ अब आपको, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया,
उन्होंने दवाई भी दी थी एड़ी में लगाने के लिए, लेकिन जब दवाई लगाती थी तब तक ठीक रहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस वही। हाँ तो उन्होंने ये भी बोला होगा ना कि पानी में कम रहना है, चप्पल पहनकर रहना है, पैरों को ढककर रखना, ये सब भी तुमने किया था या नहीं? डॉक्टर बोलते तो सब है, अब क्या मैं सब करने लग जाऊं? एक काम करो, तुम ऐसे ही बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है और बस बोलना है कि ठीक कैसे होगा, लेकिन जब कुछ बताओ तो करना ही नहीं होता। केशव इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब तक पूनम को ना जाने कितने लोग सलाह दे चुके थे, लेकिन पूनम अपने आगे ना ही किसी की बात सुनती और ना ही मानती थी। दर्द में रहती और बस हर किसी के आगे यही बोलती कि ठीक कैसे होगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद पूनम की हद से ज्यादा एड़ियां फटने लगती हैं और दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। जब इतना सब हो जाता है तो पूनम अपने कमरे से अपनी ननद और सास को बुलाती है और कहती है, माँ जी बहुत हो गया, अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जल्दी से कुछ करो माँ जी। मैं क्या करूँ, तू बाद में वापस वैसी ही हो जाती है। अभी कुछ कर दो, थोड़ी देर बाद ठीक महसूस करने लगे तो फिर वैसे ही घूमने लग जाएगी। अब क्या हम बार बार तेरे पीछे घूमते रहे? नहीं माँ जी, अब आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी, लेकिन एड़ी जो फट रही है वो ठीक कर दो। हाँ माँ, देखो तो जरा भाभी के पैर कैसे हो गए हैं, जल्दी से कुछ करो ना, भाभी को कितना दर्द हो रहा होगा। हाँ माँ जी, निशा सही बोल रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे से हीटर, जुराबे और बोरोप्लस लेकर आती है। ये सब देखकर पूनम कहती है, माँ जी ये सब क्या, और इससे क्या होगा? बहू ये बोरोप्लस में तेरे एड़ी में लगा देती हूँ, तो बाद में जुराबे पहन कर रहेगी और हीटर के आगे रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी तेरी एड़ियाँ। हाँ भाभी, और आप ना बिना चप्पल पहने कहीं मत जाना, ज्यादा से ज्यादा जुराब पहने रखना और पानी के काम कम ही करो। मैं कर लूंगी आपके बदले काम, वरना ये आपके क्रैक हील को ज्यादा ही परेशानी बन सकते हैं। सुधा पूनम की एड़ियों में बोरोप्लस लगाती है और उसे सॉक्स पहनने के लिए कहती है। उसके बाद पूनम भी अपनी सास और बाकी सबकी बात मानती है और अपनी एड़ियों का अच्छे से ख्याल रखती है। शारदा की बहू सारिका अपने कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास शारदा से कहती है, माँ जी मेरी 2-3 दिनों से तबीयत खराब सी लग रही है, बार बार उल्टी आ रही है, जी मचल रहा है, चलो ना डॉक्टर के पास, अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक तेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है। कुछ बाहर का तो नहीं खा लिया ना तूने जो तेरी तबीयत खराब हो रही है इतनी? माँ जी मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, आपके सामने ही तो रहती हूँ, क्या ही खाऊंगी मैं बाहर का। फिर तेरी तबीयत अचानक इतनी कैसे खराब हो सकती है? माँ जी ये बात मुझे पता होती तो मैं आपके पास आती ही क्यों, मैं खुद ही परेशान हूँ। वैसे भी मुझे 2 बार तो चक्कर आ चुके हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, खट्टा ही पसंद आ रहा है, जी मचल रहा है। जिस तरह तू बता रही है कि ये सब हो रहा है, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। माँ जी आपको क्या बात लग रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। यही कि तू गर्भवती है, क्योंकि ये सारे लक्षण एक गर्भवती औरत के ही होते हैं। माँ जी मुझे कुछ नहीं पता, आप बस चलो डॉक्टर के पास, अब वही कुछ बताएंगे। बस वही हो जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती है। माँ जी आपकी खुशी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आप अभी से कोई आस मत लगा कर बैठो, कहीं आपको ही निराश ना होना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ मैं। बहू आस लगा रही हूँ ताकि अगर कोई ऐसी बात ना भी हो, आगे चलकर कोई तो खुशी मिल ही जाए। माँ जी आपकी या मेरे बोलने से थोड़ी कुछ ना हो जाएगा, हर चीज का एक समय होता है, जब होना होगा तब वही होगा ना, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है ना। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। मैं अपनी आस लगा रही हूँ कि मेरे घर में भी बच्चे के रोने की आवाज आए, लेकिन तू है कि मेरी इस आस को भी मार रही है। ठीक है माँ जी, आप सही हो और मैं गलत हूँ, लेकिन हमारे अंदाजे तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। आप चलो तो सही डॉक्टर के पास, तभी तो कुछ पता चलेगा ना। सारिका के बोलने पर शारदा उसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि सारिका माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी सारिका का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा की पड़ोसन हेमा वहाँ आती है और उसे जब सारिका के गर्भवती होने की खबर मिलती है तो हेमा शारदा और सारिका से कहती है, अरे बधाई हो शारदा बहन, अब तो तुम्हारे घर में भी कुछ ही महीनों में बच्चे की किलकारी गुजेगी।
हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बहू गर्भवती है और अब देखना तू, मेरी बहू का पहला बच्चा है ना, बहुत धूमधाम से सारी रस्में करूँगी, किसी चीज में कोई कमी नहीं होगी। तू क्यों सारी रस्में करेगी? अभी तो बच्चे के होने में समय बहुत है। हाँ तो क्या हुआ, गोद भराई भी तो रस्म होती है ना, और गोद भराई की रस्म मैं तो इतनी धूमधाम से करूँगी कि बच्चे होने की खुशी चेहरे पे ही झलकेगी। गोद भराई की रस्म तो लड़की के मायके वाले करते हैं ना, तो तू क्यों करेगी? हाँ माँ जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है अपने मायके जाने का। थोड़े दिन के लिए मैं अपने मायके चले जाती हूँ ना, मेरा मन भी शांत हो जाएगा और माँ से भी मिलना हो जाएगा। ये देख, तेरी बहू का भी तो मन हो रहा है अपने मायके जाने का, तो कब करवा रही है विदाई अपनी गर्भवती बहू की तू? हाँ, करते तो है मायके वाले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी गर्भवती बहू की विदाई ना हो, और बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू इस हालत में मेरे साथ ही रहे। हाँ, तुझे अपनी बहू से बहुत प्यार है, वो बात तो सही है, लेकिन अब तक यही होता था ना कि गर्भवती बहू अपने मायके में ही बच्चे को जन्म देती है। फिर तू क्यों अपने हिसाब से रस्म को बदल रही है? मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बदल रही हूँ, मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि जब मैं अपनी बहू का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ तो उसकी विदाई करवानी ही क्यों है। माँ, हेमा आंटी सही तो बोल रही हैं, आप मान जाओ ना, मैं कुछ दिन अपनी माँ के घर रहना चाहती हूँ। देख शारदा, लड़कियों को अपने मायके में ज्यादा अच्छा लगता है, और गर्भवती हालत में सबसे ज्यादा उनके लिए आरामदायक उनका मायका ही होता है, इसलिए मेरी मान तो यही सही होगा। तुम दोनों की बात सही है, लेकिन मैं बस अपनी बहू की विदाई करना नहीं चाहती हूँ। मेरी गर्भवती बहू यही मेरे साथ रहेगी, उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ मैं, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर समझाना हमारा काम था, बाकी समझना ना समझना वो सब तेरे ऊपर है। मैं चलती हूँ, वैसे भी तेरे घर आए हुए मुझे काफी देर हो गई है, अपना और अपनी बहू का ध्यान रखना। हेमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। हेमा और सारिका के इतना बोलने पर भी शारदा किसी की बात नहीं सुनती और अपनी गर्भवती बहू की विदाई करने के लिए नहीं मानती। धीरे धीरे करके कई दिन निकलते जाते हैं। शारदा अपनी बहू का ध्यान भी रख रही होती है, उसे कोई शिकायत का मौका भी नहीं देती, लेकिन सारिका को फिर भी अपने मायके की याद तो आती ही है। कुछ दिनों बाद सारिका की माँ मनीषा वहाँ मिठाई लेकर आती है और वो शारदा सारिका से मिलते हुए उनसे कहती है, बहन जी बहुत बधाई हो, मुझे पता चला है सारिका गर्भवती है, भगवान उसके बच्चे को स्वस्थ रखे। जी बहन जी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप, और अच्छा हुआ आप आ गई। सारिका को आपकी याद भी आ रही थी और आप खुद ही आ गई। आपके आने से सारिका को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप आ जाओगी यहाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं आती मैं, मेरी बेटी गर्भवती है और मैं उसकी तबीयत पूछने ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा। तू हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। अच्छा, अब आप दोनों माँ बेटे आराम से बैठकर बातें करो, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं शारदा बहन जी, मैं यहाँ आपसे ही बात करने आई हूँ, चाय नाश्ता रहने दीजिए। मुझसे बात करने? जी बोलिए, मुझसे क्या बात करनी है आपको? बहन जी, मैं ये बोल रही थी कि सारिका गर्भवती है, उसका बच्चा होने वाला है, तो हमारे यहाँ बेटी का पहला बच्चा उसके ननिहाल में होता है, इसलिए मैं सारिका को लेने आई हूँ। आप यहाँ मेरी बहू को लेने आई हो और आने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने? इसमें जरूरी जैसा तो कुछ नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है कि बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है। मुझे लगा आप अब तक इसलिए नहीं भेज रही थी सारिका को क्योंकि मैं लेने नहीं आई थी, लेकिन अब तो मैं अपनी बेटी को लेने आ गई हूँ ना। बहन जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बहू की विदाई नहीं करना चाहती। आप अपनी बेटी से मिलने आई है, जब तक आपका मन है आप उससे मिल सकती है। इतना बोलकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा अपनी गर्भवती बहू की विदाई करवाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। कोई कुछ भी बोले, इस बात से शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मनीषा वहाँ से अपनी बेटी से मिलकर चली जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद शारदा की बेटी मधु उसके घर आती है। मधु को देखकर शारदा बहुत खुश होती है और मधु से कहती है, बेटा इतने दिनों बाद आज यहाँ आई, ना कोई फोन ना कुछ बताया तूने। माँ, वो मैं गर्भवती हूँ तो मेरा आपके साथ रहने का बहुत मन था, इसलिए मैं बिना बताए ही आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई, मेरा भी बहुत मन था तुझसे मिलने का। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही होती हैं,
तभी वहाँ सारिका आ जाती है। सारिका को देखकर मधु कहती है, भाभी यहाँ तो एक नहीं दो दो खुशी की बात है। माँ ने बताया था आप भी गर्भवती हैं और मैं भी। ननद जी, आपने तो सच में बहुत अच्छी खबर दी है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। भाभी आपका अपने मायके जाने का मन नहीं करता क्या? अरे मायके जाने की क्या जरूरत है इसे? माँ कैसी बात कर रही हो? जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने मायके में ज्यादा खुश हूँ, तो वैसे ही भाभी का भी मन तो करता होगा ना। लेकिन माँ, लेकिन वगैरह कुछ नहीं। आपको अपनी बेटी की खुशी प्यारी है तो अपनी बहू की भी तो खुशी का सोचो ना। और वो भी तो तब जब आपकी बहू आपको इतनी बड़ी खुशी दे रही है। मधु की बात सुनकर शारदा को अपनी गलती समझ आती है और वो कहती है, बहू, मुझे कोई परेशानी नहीं है तेरे मायके जाने से, इसीलिए अब मैं तेरी विदाई बड़े धूमधाम से करूंगी। 2 दिन बाद शारदा अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से विदाई करती है। उसके बाद जब तक सारिका गर्भवती हालत में होती है, अपनी माँ के घर पर ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।